हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें जानेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और पहले हम इसमें जान लेते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल्स वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर सेवरल ईयर्स बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। तो कुछ रीजंस के चलते मेंडल का जो वर्क था वो सेवरल ईयर्स तक अनरिकॉग्नाइज रहा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिसिटी। तो इसका रीज़न क्या है कि पब्लिसिटी इनके वर्क को नहीं मिल पाई और कम्युनिकेशन मीडियम उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। आज के टाइम की बात करें तो बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लेकिन उस टाइम पर ये सारी चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से जो मेंडल का वर्क है वो लोगों के सामने नहीं आ पाया। दूसरा इनका एक कॉन्सेप्ट ये दे रहे थे कि फैक्टर्स का, जिसे ये जीन्स भी कहते हैं, आज के टाइम में इसको जीन्स कहा जाता है, लेकिन मेंडल ने इसको क्या कहा था, फैक्टर्स कहा था। और उन फैक्टर्स को ये क्या कह रहे थे कि ये डिस्क्रीट यूनिट्स की तरह होते हैं और ये जो डिस्क्रीट यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं करती हैं और वो फ्रीली होकर अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करती हैं। वो इस बात को कह रहे थे, लेकिन जो लोग थे वो इस बात को नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो जीन्स नाम की कोई चीज़ होती है वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे। और उनको ऐसा लगता था कि ये जो भी होता है वो सिर्फ नेचर की वजह से होता है या फिर गॉड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर एक जनरेशन के कैरेक्टर किसी दूसरे जनरेशन में देखने को मिल रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ गॉड रिस्पॉन्सिबल है, ये जीन्स नाम की कोई चीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वो इस वजह से इनका जो वर्क है वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ और लोगों के सामने भी नहीं आ पाया, पब्लिसिटी भी इसको नहीं मिली और कम्युनिकेशन मीडियम जो था वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। बस न्यूज़पेपर वगैरह थोड़े बहुत चलते थे उस टाइम पर, और वो भी लोकल न्यूज़पेपर चलते थे। लोकल न्यूज़पेपर में इनकी जो खबर थी वो छपी थी, और जैसे लोग पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते, तो ये इसका एक रीज़न था जिसकी वजह से इनकी जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज रहा था सेवरल ईयर्स तक। नेक्स्ट है इसमें कि जो मेंडल है, मेंडल ने क्या किया था, मैथमेटिक्स अप्रोच को यूज़ किया था, क्योंकि ये मैथ्स के टीचर थे। हमने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर तब हमने आपको बताया था कि मेंडल ने 14 ईयर्स तक, 14 साल तक एक स्कूल में एज अ मैथ टीचर वर्क किया था। तो ये मैथ्स के टीचर थे, तो इन्होंने क्या किया था कि अपने मैथ्स वाले ब्रेन को यूज़ करके बायोलॉजिकल फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन किया था। और इस बात को भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि मैथ्स का टीचर है और वो बायोलॉजी के फिनोमिनन्स या बायोलॉजी को किस तरीके से वो एक्सप्लेन कर सकता है, तो लोगों ने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर इसके बाद ये इसके 3 बड़े रीजंस हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट 1900 में कौन आते हैं, 3 साइंटिस्ट आते हैं 1900 में ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है तो आप इसको देख लीजिएगा। ये यहाँ पर 1900 आप इसको करेक्ट करके लिखिएगा अपनी कॉपी में। तो 3 साइंटिस्ट आते हैं जिनका नेम है ह्यूगो डी ब्रिस, कोरेंस, वॉन शर्मॉक। ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर ये करते हैं। ये तीनों साइंटिस्ट क्या करते हैं कि अपने दोबारा से या मतलब इस तरीके से जेनेटिक्स पर ये काम कर रहे होते हैं और सडनली इनको सेम रिजल्ट मिलता है, जो रिजल्ट मेंडल को मिल रहा था बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट इन तीनों को मिलता है। फिर इनके दिमाग में आता है कि ये जो आज हम बता रहे हैं ये बात तो पहले ही मेंडल ने बता दी है, तो ये क्रेडिट किसको दे देते हैं, मेंडल को दे देते हैं, और तभी यहाँ पर नाम लिख जाता है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। और ये किसकी वजह से हो पाया था, ह्यूगो डी ब्रिस, कोरेंस एंड वॉन टी शर्मॉक, इनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया था। और तब कहीं जाकर मेंडल को मेंडल का क्रेडिट मिला था, जो भी इन्होंने मेंडल्स थ्योरी जो इन्होंने दी थी, इन तीनों साइंटिस्ट की वजह से इनको इनका क्रेडिट मिल पाया था। नेक्स्ट अब हम इसमें जानेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। बाय 1900 ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी क्रोमोसोम्स वर ऑल्सो डिस्कवर्ड। अब 1900 तक क्या होता है कि जो माइक्रोस्कोपी है, यानी कि जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें एडवांसमेंट आ गया होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स है वो इजीली डिस्कवर्ड हो जाते हैं, है ना। जब को क्योंकि क्रोमोसोम्स, ये पहली बात तो सेल ही बहुत छोटी होती है, सेल बहुत छोटी है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो जाहिर सी बात है हमें एक अच्छे खासे की स्मार्ट माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है। और 1900 तक उसकी डिस्कवरी हो जाती है, उसको बना लिया जाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स को भी डिस्कवर कर लिया जाता है। सटन एंड बोवेरी डिस्कवर्ड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वॉज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स। और सटन एंड बोवेरी नाम के 2 साइंटिस्ट होते हैं, वो ये बताते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो जीन्स के बिहेवियर के पैरेलल होता है। कि मतलब क्या कह रहे हैं ये कि जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर जीन्स का भी होता है। अच्छा, अब सुनिए सटन एंड बोवेरी के बारे में। सटन एंड बोवेरी जो थे ये दोनों अलग अलग प्लेसेस से बिलोंग करते थे, है ना। ये दोनों क्या है, अलग अलग जगहों के रहने वाले थे, लेकिन जो इन्होंने अपनी डिस्कवरी की थी, जो इन्होंने
वर्क किया था वो एक टाइम में ही किया था। जैसे कि आप इसे कैसे समझ सकते हैं, देखो अभी 2021 चल रहा है और 2021 में आजकल एक डिजीज़ चल रही है जिसे कहते हैं कोरोना। अब कोई एक साइंटिस्ट है जो इंडिया में रहकर कोरोना के ऊपर रिसर्च करे, है ना, और एक कोई दूसरा साइंटिस्ट है जो किसी दूसरे कंट्री में रह रहा है, फ्रांस में रह रहा है या किसी अदर कंट्री में रह रहा है और वहाँ पर वो कोरोना के ऊपर रिसर्च करे, है ना। दोनों अलग अलग जगहों पर सर्च कर रहे हैं लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ सटन एंड बोवेरी के साथ हुआ था। इन्होंने क्रोमोसोम्स के ऊपर वर्क किया था और इन्होंने ये पाया कि क्रोमोसोम्स जो हैं इनके ऊपर जीन्स भी रहते हैं और जीन्स बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे क्रोमोसोम्स करते हैं। हालांकि इन दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं था, ये एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन अलग अलग प्लेसेस पर रहकर ये एक ही टाइम में एक जैसे काम को कर रहे थे और रिजल्ट इनका सेम आया था, इसलिए यहाँ पर दोनों का नाम लिखा हुआ है सटन एंड बोवेरी। नेक्स्ट अब हम इसमें जानेंगे क्रोमोसोम्स एंड जीन्स बोथ अकर इन पेयर्स। टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और नेक्स्ट अब इसमें ये है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स और जीन्स जो हैं दोनों ही किस में रहते हैं, पेयर में रहते हैं। एक जीन्स का जो पेयर है, एक जीन्स के पेयर के दो एलील्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होमोलोगस साइट पर लोकेटेड होते हैं। देखो इसमें ये क्या बता रहे हैं कि जैसे ये है कोई क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पर क्या रह रहे हैं, जीन्स के पेयर के दो एलील्स, ये इस तरीके से यहाँ पर ये लोकेटेड रहते हैं। अब देखो ये क्या है, पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक जैसा क्रोमोसोम है, इसमें कोई एक दूसरे से वेरिएशन नहीं दिखा रहा है ये। और ये क्या है ऊपर वाली, ये है होमोलोगस साइट, मतलब ये एक अलग साइट हो गई, ये एक अलग साइट हो गई। एक जैसी साइट पर, होमोलोगस साइट पर जीन्स का एक पेयर के जो दो एलील्स होते हैं वो एक जगह पर ये लोकेटेड रहते हैं। अब एलील्स कैसे हो सकते हैं, एलील्स ये हो सकते हैं, एलील्स का पेयर ये भी पॉसिबल है और एलील्स का पेयर ये भी पॉसिबल है ना, जिनको हम जीन्स का पेयर या एलील्स हम इनको कह सकते हैं। तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम की होमोलोगस साइट पर अवेलेबल होते हैं। जैसे यहाँ पर ए है और यहाँ पर स्मॉल ए है, ये इस तरीके से लोकेटेड रहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इसमें सटन एंड बोवेरी फर्दर प्रपोज्ड दैट इट इज़ द पेयरिंग एंड सेपरेशन of a pair of chromosomes that ultimately leads to segregation of the pair of factors they carry। अब सटन एंड बोवेरी ये भी प्रपोज करते हैं, ये भी बताते हैं कि ये जो पेयरिंग है और जो क्रोमोसोम्स के पेयर का जो सेपरेट होना है, ये अल्टीमेटली ये जो अपने ऊपर फैक्टर्स को कैरी करते हैं उसके पेयर को भी अल्टीमेटली क्या कर देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं। अब जैसे ये पेयर है, ये कोई क्रोमोसोम है ना, इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर कोई ये क्रोमोसोम ये अपने ऊपर ये जो है फैक्टर्स को या फिर एलील्स को या फिर जीन्स के पेयर को ये कैरी कर रहे हैं। अब मानो जब ये क्या होगा, अलग अलग होगा एक दूसरे से, जब ये सेपरेट होंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके साथ साथ अल्टीमेटली ये जो जीन्स इस पर लोकेटेड है या जो फैक्टर्स इसके ऊपर लोकेटेड है, जो क्रोमोसोम्स कैरी कर रहे हैं, ये भी क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इस तरीके से ये भी क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मान लो यहाँ पर कैपिटल ए है, यहाँ पर स्मॉल ए है, तो यहाँ पर क्या आ गया, कैपिटल ए यहाँ आ गया और स्मॉल ए यहाँ पर आ गया। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट है यूनियन ऑफ नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब जो सटन एंड बोवेरी की जो नॉलेज थी, है ना, जो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन के लिए इन्होंने जो अपनी नॉलेज दी थी, उसको इन्होंने क्या किया, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ दिया और तब इसको किस नाम से जाना गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्यों जोड़ दिया था इन्होंने, क्योंकि जो इनका वर्क था बिल्कुल मेंडल के वर्क के ही रिजेंबल था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने वर्क को भी इस मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ इन्होंने जोड़ दिया और तब इसको क्या नाम दिया गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इसको कहा गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, एनसीईआरटी की बुक में ये इस तरीके से यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। अब आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मियोसिस और माइटोसिस के प्रोसेस को दिखाया जा रहा है। ये जो दिखा रहे हैं ना, यहाँ पर ये मियोसिस के प्रोसेस को दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं जब सेग्रीगेट होते हैं तो फ्रीली सेग्रीगेट होते हैं,
येलो वाला ऑरेंज वाले पर कोई इफेक्ट नहीं डालता और ऑरेंज वाला येलो वाले पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। वो फ्री होते हैं और एक दूसरे के साथ अपने मतलब फ्रीली सेग्रीगेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने पढ़ाया था ना, सेल साइकिल पढ़ाई थी क्लास 11th में, वहाँ बताया था कि उसमें कौन कौन सी फेजेस आती हैं। G1 फेज आती है, G2 फेज आती है, S फेज आती है और M फेज आती है। G1 फेज है, इसके बाद S फेज आती है, उसके बाद G2 फेज आती है और उसके बाद यहाँ पर M फेज आती है, ये बताया था। तो ये यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, ये G1 फेज है। G1 फेज में मटेरियल हमारे पास सिंगल रहता है। फिर S फेज आती है, S फेज में क्या होता है कि जो मटेरियल है वो डबल हो जाता है ना S फेज में। फिर S फेज का तो ये लास्ट दिखा रहे हैं और G2 फेज में जाते जाते ये डबल ही रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पर G2 फेज लिख दिया है। फिर इसके बाद आपने पढ़ा है M फेज पढ़ी है। M फेज में क्या आती हैं, 4 फेजेस और आती हैं M फेज में। पहली कौन सी होती है, प्रो फेज है, फिर एना फेज आती है, फिर मेटा फेज आती है और फिर टीलो फेज आती है, ये बताया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कारस्तानी कर दी है कि इन्होंने प्रो फेज को तो हटा दिया है और प्रो फेज की जगह डायरेक्ट इन्होंने एना फेज को दिखा दिया है। और प्रोफेज में हम क्या देखते हैं, प्रोफेज में हम यही तो देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्वाइल हो जाते हैं, मतलब जंबल अप बिहेवियर शो करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिसमैच हो जाते हैं, उसमें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि कौन सा क्रोमोसोम है, कुछ ऐसा हो जाता है। और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या हो जाती है, उस दरमियान डिसअपियर हो जाती है। जबकि जब एनाफेज आता है तब तक क्या होता है कि क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और फिर अच्छे से वो दिखाना शुरू कर देते हैं कि क्रोमोसोम्स उसमें बन जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर आपको फेज दिखाई जा रही है, इसमें क्या दिखा रहे हैं ये कि जो एनाफेज का तो लास्ट दिखा रहे हैं और एनाफेज का लास्ट है और यहाँ पर ये तुरंत ये दिखा रहे हैं कि ये बिल्कुल इक्वेटर पर आ गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं। और फिर इसके बाद ये जो है मेटाफेज दिखा रहा है। मेटाफेज में क्या होता है, ये अलग अलग पोल्स पर ये चले जाते हैं और फिर उसमें ये एनाफेज म्योसिस सेकेंड में ये चले जाते हैं, म्योसिस सेकेंड में एंटर कर जाते हैं और म्योसिस सेकेंड में एंटर करने के बाद फिर से ये वही साइकिल को रिपीट करते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज उसको करते हैं और फिर वहाँ पर फाइनली कितनी सेल्स बन जाती हैं, 4 जर्म सेल्स यहाँ पर बन जाती हैं जो कि अलग अलग क्रोमोसोम्स को लेकर आती हैं। इन शॉर्ट आपको कुछ नहीं समझना है इसमें, ये यहाँ पर म्योसिस के बारे में दिखा रहे हैं और म्योसिस में आपको ये बता रहे हैं कि क्रोमोसोम्स किस तरीके से फ्रीली अलग अलग हो जाते हैं। जो येलो कलर वाला क्रोमोसोम है वो ऑरेंज कलर वाले क्रोमोसोम पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है और ऑरेंज कलर वाला क्रोमोसोम येलो कलर के क्रोमोसोम्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, यही यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। ऐसे यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम ये दे रखा है तो इसमें भी ये सिर्फ यही शो कर रहे हैं कि कोई भी क्रोमोसोम एक दूसरे पर अफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, ये फ्रीली एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये इस डायग्राम के थ्रू ये समझाना चाह रहे हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।